तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 2023 जो 14 मई को निर्धारित की गई है, उसमें जो अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है करंट का, उसको हम लोग देख रहे हैं। 2 वीडियो बन चुका है जिसमें 71 क्वेश्चन बताए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे जो भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन घटनासार से लिए जा रहे हैं, जो अति संभावित हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनको यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ज़रूर देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। अति महत्वपूर्ण 71 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 71 क्वेश्चन था कि देश में पहली बार किस राज्य ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश दिया। तो हम लोगों ने देखा था कि वो केरल था। अब देखते हैं उसके आगे। 72 देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना। तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा सरकार जानते ही हैं कि ये सब काम बहुत अच्छे तरीक़ा से करता है उड़ीसा सरकार, तो ये बधाई के पात्र हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो यातायात प्रबंधन प्रणाली है उसका क्या नाम रखा गया है। तो स्काई UTM। भारत में दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है स्काई UTM। ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद करिए कि मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, तो स्काई UTM। अब देखिए कि राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। तब क्या हुआ है, तो अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान। भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, तो वो किस राज्य में मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल क्षेत्र में। ये भी महत्वपूर्ण है कि केवल राज्य नहीं, किस क्षेत्र में पाया गया, तो ये सलाल क्षेत्र में। अगला है कि भारत का पहला ChatGPT संचालित AI का क्या नाम है। भारत का पहला ChatGPT संचालित AI। तो देखिए, जब साइंस टेक के जब क्वेश्चन यूपी पीसीएस में उठाए जाते हैं करंट से, तो इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका नाम है चैटबॉट लेक्सी। भारत का पहला ChatGPT संचालित AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा विश्व जो है इस पे मतलब काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पे। अभी भारत को इस बार उसका मतलब अध्यक्षता मिला है। इस आगे आपको मतलब वो क्वेश्चन मिलेगा तो ज़्यादा उसको पढ़ाया जाएगा, आगे बताया जाएगा उस पर। तो इसको आप लोग देख लीजिए। भारत का पहला ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी। इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। तो लेक्सी को जो है फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। और इसका क्या उपयोग क्या है इसका, तो ये ई-कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। जैसे जो ई-कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी क्या करेगी, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दुनिया का पहला बास क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। तो ये महाराष्ट्र हाईवे पे जो स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हरियाणा के गोरखपुर में। अब गोरखपुर से आप यूपी के गोरखपुर योगी जी वाला ना समझिएगा, ये हरियाणा के गोरखपुर में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनाया जाएगा, भूवैज्ञानिक उद्यान भारत का पहला, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे इसको बनाया जाएगा, भूवैज्ञानिक उद्यान को। अब देखिए आगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला
स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत चर्चा में भी रहा और इसको आने की संभावना भी है। इस क्वेश्चन के बहुत ही मतलब संभावना है कि ये क्वेश्चन आना ही आना, चाहे वो यूपीपीसीएस हो। देखिए एक और सूचना, वीडियो री एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जो भी इसके कैंडिडेट हैं वो लग जाएं, उसमें भी करंट का अच्छा खासा योगदान रहता है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में और अच्छे वीडियो मिल सकें, जिससे करंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, सारी जो है आपको मटेरियल मिल सके। तो ये है कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये है भार OS, मतलब भार का मतलब भारत है, इसका शॉर्ट फॉर्म BHAR, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रखा गया। अब इसको बनाया कौन है, तो ये मद्रास IIT के द्वारा बनाया गया है। अब वर्तमान में इसकी सेवाएं कहाँ पे ली जा रही हैं, तो उन संगठनों को प्रदान की जा रही हैं जिन्हें सख्त गोपनीयता की आवश्यकता है। जैसे जो भारत सरकार के जो इस तरह के विभाग हैं जिनके डाटा को सुरक्षित रखना हो, जैसे फौज है, मान लीजिए कि राह है, भेल है, मतलब जिस तरह के उस तरह के संगठन है जिनके डाटा को ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, तो उस वहाँ पे क्या चल रहा है, भार OS का जो है काम चल रहा है, मतलब यही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया जा रहा है। भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम रखा गया, जैसे अब जो है निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी आ रही हैं रॉकेट लॉन्च करने में, तो अभी एक रॉकेट का वो किया गया था। भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम रखा गया, तो विक्रम यश, विक्रम साराभाई के नाम पे इसको रखा गया है, विक्रम यश। और ये कंपनी कौन सी थी, तो स्काई रूट एयरो स्पेस, ये हैदराबाद की एक मतलब आप इस क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप है, एक तरह से समझिए, एक मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्टार्टअप है जिसका नाम स्काई रूट एयर स्पेस है। इसने पहला रॉकेट छोड़ा जिसका नाम रखा क्या, विक्रम यश। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके आगे है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। देखिए ये क्वेश्चन केवल हम एक लाइन में लिखे हैं, लेकिन इसको आप लोग अगर कॉपी पेन हो तो लिख भी लीजिए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण 3-4 प्रश्न बताए जाएंगे कि पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। तो ये पहले नाम जान लीजिए, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आयोग है मतलब वो किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो इस आता ये है, ये ऑलरेडी 3 है और विकल्प रहते हैं 4, तो कोई एक विकल्प इसमें डाल दिया जाएगा, जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। अब वो पूछ देगा कि इन चारों में से किस एक राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी है याद करना कि किन किन राज्यों में हुआ है, तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। अब दूसरा बात आता है कि इनके जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई एग्जामों में पूछा जाता है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो आपको बता दें कि तीनों राज्यों में जो है 60-60 सीटें हैं विधानसभा की। अब एक एक राज्य को देख लेते हैं कि वहाँ पे किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और कौन मुख्यमंत्री बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ पे बीजेपी और IPFT ने मिलकर 33 सीटें जीती, मतलब इनको पूर्ण बहुमत मिला है। 33 चाहिए, 30 + 1 50% से अधिक सीटें चाहिए, तो इनको 33 मिल गया, तो इनका पूर्ण बहुमत है। और वहाँ पे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन सा है, श्री माणिक शाह की जो है इस समय सरकार है। दूसरा है नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ पे बीजेपी और NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, दोनों मिल के जो है चुनाव लड़े, बीजेपी और NDPP ने, और 37 सीटें जीती। यहाँ भी पूर्ण बहुमत है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए नेफ्यू रियो, ये 5वीं बार बने हैं। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नागालैंड के। अब तीसरा नंबर आता है मेघालय के, यहाँ भी 60 विधानसभा सीट है। और वहाँ पे जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, उसने जो है 26 सीटें जीती।
जबकि बीजेपी और यूडीपी प्लस एनपीपी तीनों ने मिल के जो है वहाँ पे सरकार बनाई, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं कोनराड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक चीज़ इंटरेस्टेड आपको और बता दें कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है वहाँ की मात्र एक पार्टी है जो एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको क्या हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। कुल 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी है और एनपीपी। तो आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाए, उसमें हम देखेंगे। तो आप यहाँ भी देख लीजिए कि नेशनल पीपुल्स पार्टी एकमात्र पार्टी है जो क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है पूर्वोत्तर भारत की। इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आगे भी बनाए थे, लेकिन वो एक्चुअली अब थोड़ा सा 2-3 स्टेप बढ़ा दे रहा है आयोग। तो हम सोचे कि एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए। दे रहा है कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन कौन से हैं। तो हम एक वीडियो बनाए तो उसमें लिखे थे भारत, तो भारत तो है ही, उसके बाद है सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया। मतलब पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब, तीसरे पे कतर और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन है कि हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो हथियार बेचते हैं, तो अब पता ही है अमेरिका, रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में लड़ाई इनके वजह से लगा ही रहता है, जिससे इनका हथियार बिकता रहे। तो अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे पे फ्रांस और चौथे पे चीन। एक इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसको सिपरी कहा जाता है, वही डाटा हर साल ये क्या करता है, प्रकाशित करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी याद रखिए कि सिपरी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसी ने डाटा प्रकाशित किया है। इसमें एक क्वेश्चन और है जिसको हम लिखे नहीं है, आप लोग ऐसे सुन लीजिए कि भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता देश में कौन प्रथम स्थान पे है। जैसे भारत को कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार क्या करता है, निर्यात करता है, तो उसमें पहले स्थान पे है रूस, जिसका 45% योगदान है। उसके बाद फ्रांस है, और तीसरे स्थान पे कौन सा है, यूएसए मतलब अमेरिका। पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे फ्रांस और तीसरे पे अमेरिका। तो ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं 86। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम कहे भी हैं कि आगे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा कि देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है। अभी हाल ही में डाटा आया है चुनाव आयोग द्वारा कि भारत देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। इसमें अभी जो हाल ही में हुआ वो है आम आदमी पार्टी, और पूर्वोत्तर की एक जो पार्टी जिसको बताएं एनपीपी, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी, वो पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल का क्या है, राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है। तो 6 ये कौन कौन से हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय, क्योंकि विकल्प में दे देगा 4, एक नहीं रहेगा, तो एक हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा बीएसपी, चौथा सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और ये हो गया, और पाँचवा हो गया एनपीपी, और छठा हो गया आम आदमी पार्टी। केजरीवाल साहब की जो है पार्टी अभी गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण क्या हुआ, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, और गुजरात में भी इनका अच्छा हुआ है, तो इनका जो राष्ट्रीय पार्टी होने का एक जो क्राइटेरिया है वो प्राप्त कर लिए, तो इनको क्या हो गया, राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। तो 6 हो गए। अब आइए देखिए, एक योजना बहुत अच्छी चली है अरुणाचल प्रदेश में, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कीबीतू गांव में, अरुणाचल प्रदेश के क्या है ये कीबीतू में, जैसे पूर्वोत्तर भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, तो वहाँ पे जो अति पिछड़े गांव हैं उनके लिए योजना लाई गई है। मतलब वहाँ पे जो भी संसाधन का अभाव है, कनेक्टिविटी का अभाव है, बिजली, पानी, शिक्षा, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जो है, इसमें गए थे माननीय आपके गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसको शुरू किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे,
की बीतू गांव में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान जाइए। अब अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य, पहला उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया? तो आपको जान जाइए कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। उसी में एक भाषा है मलयालम, जो केरल की भाषा है, और उसी मलयालम भाषा में जो है क्या हुआ, ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने क्या दिया, अपना निर्णय दिया है। तो वह क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय, तो आप केरल मलयालम भाषा में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। आकांक्षी जिला, आप इसको विशेष नोट डाउन करिए कि ये कह रहा है आकांक्षी जिला। तो ये एमपी का क्या है, विदिशा, जिसको जहाँ पे 5G मतलब आकांक्षी जिले वही होते हैं जिनको क्या होते हैं, वो अति पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी का अभाव होता है, सड़क सेवा का अभाव होता है, अच्छे जो है शिक्षा का अभाव होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पिछड़े होते हैं, इसीलिए उनको आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है। तो उसमें उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में 8 जिले हैं जहाँ पर भी ये योजना चलाई जाएगी। तो 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बना? विदिशा एमपी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। तो ये जो अच्छे काम में सबसे पहले होता है वो केरल ही होता है। तो कोल्लम केरल, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल का ये जिला है। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तो तमिलनाडु। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, पूर्ण डिजिटल मतलब वहाँ पे जितने भी खाता धारक हैं क्या हो गए, सब पूर्ण डिजिटल कर दिया गया है केरल में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। देखिए इसमें क्वेश्चन कई थे, इसीलिए हम केवल एक लाइन दे दिए हैं, बाकी हम बताएंगे आपको। तो ये 7 जिले हैं, अभी तक टोटल 7 जिलों में ये क्या हो गया, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। सबसे पहले जो जिले थे जहाँ पे आया था ये, तो ये था लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर आया, फिर आया वाराणसी, कानपुर, और इस बार आया प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। तो टोटल मिला कितने हो गए, 7 जिले क्या हो गए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले हो गए। अब देखिए आगे है, वीडियो को अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब आप लोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे घटनासार और दृष्टि का जो मैगजीन है उससे। तो आप लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ाते रहिए, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को। देखिए क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है। तो ये 2-3 क्वेश्चन था, उसको हम एक ही पास लिख लिए। तो ये श्री नाड प्रभु कैपे गोंडा, ये 108 फुट का जो है इनकी एक वो लगा है, प्रतिमा लगा है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह के कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, तो हम इसको लिख लिए हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री नाड प्रभु कैपे गोंडा, 108 फुट है। और ये लगाया कहाँ गया है, तो बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में। इनको माना जाता है कि जो बेंगलुरु शहर है उसके संस्थापक इनको माना जाता है, श्री नाड प्रभु कैपे गोंडा। उसके बाद है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये क्वेश्चन एक बार आ भी गया था, अभी ये पिछले बार लोअर मेंस ही हम दे रहे थे, लोअर के मेंस में ये क्वेश्चन शायद आया था कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संबंधित है तो श्री रामानुजाचार्य से। ये कहाँ पे लगा हुआ है, हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगला स्टैचू ऑफ पीस संबंधित है, स्टैचू ऑफ पीस संबंधित है तो श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी से, सूरीश्वर जी महाराज, और ये राजस्थान में जैतपुरा में लगा हुआ है स्टैचू ऑफ पीस।
तो स्टैचू ऑफ पीस संबंधित है श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, राजस्थान में है ये, जैतपुरा। अब देखिए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना। ये जो है खाने पीने को लेकर ये सर्वे किया गया है कि कहाँ पे किस स्टेशन पे जो है अच्छा भोजन, मतलब जो एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश का है, ना कि देश का। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन। अब देख लीजिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं भारत का भी, कि भारत का पहला ईट राइट स्टेशन बना तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भारत के सहयोग से कौन सा जल विद्युत परियोजना, देखिए अब आपको हम सारे वीडियो में बोलते हैं कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, मेरा मतलब अपना 10 साल का यूपी पीसीएस और अधीनस्थ का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसको मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँगा। तो ऐसा मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, खासकर आयोग, अगर इलाहाबाद आयोग की बात की जाए तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो भी योजनाएं हों, आपको कहीं भी मिलें कि कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं दोनों देशों ने मिलकर, भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, उसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, आना ही आना है, आपको बता दें। और इसीलिए हम लिखे भी हैं यहाँ पे, देखिए कुछ योजनाएं हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, कि भारत के सहयोग से कौन सा जल विद्युत परियोजना भूटान को सौंपा गया। एक्चुअली अभी जो भूटान के जो नरेश थे वो भारत आए हुए थे, आप लोग सभी लोग देखे ही होंगे। तो जब आए थे तो उनको ये जो है, तो ये इसका नाम है मांग देछू जल विद्युत परियोजना, 720 मेगावाट की ये परियोजना है। तो आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिए, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, ये भूटान को सौंपा गया है, भारत के सहयोग से ये जल विद्युत परियोजना है। एक क्वेश्चन और है यहीं पे, ये कि भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक रेल परियोजना प्रस्तावित है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम बहुत, मतलब ये घटनासार में ही है, ये नहीं दृष्टि मैगजीन से ये क्वेश्चन अभी हम इसको खोज के लिखे हैं कि भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक रेल परियोजना प्रस्तावित है। तो ये सीमा पारी रेल लिंक, इसका नाम है सीमा पारी रेल लिंक। यह पहला रेल लिंक परियोजना प्रस्तावित है, मतलब भारत और भूटान के बीच का ये पहला रेल लिंक परियोजना क्या है, प्रस्तावित है। इसका नाम याद कर लीजिए आप लोग, सीमा पारी रेल लिंक। तो इसको आप लोग जरूर मतलब याद कर लीजिए एकदम से। ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आता है गणतंत्र दिवस पे जो मुख्य अतिथि रहते हैं। एक्चुअली भारत और मिस्र का जो एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके 75 वर्ष पूर्ण होने पे उनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, और मिस्र के राष्ट्रपति, और ये पहले बार है, मतलब ये पहली बार है कि किसी मिस्र के राष्ट्रपति को जो है गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ है, बुलाया गया है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिए, अब्देल फतेह अल सीसी। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता हो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे भी अच्छे प्रश्न जो है आएंगे। और ज़्यादा जैसे घटनासार का पूरा किताब पढ़ना अलग बात है, और उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करना अलग बात है, क्योंकि आने इसी में से हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ के कम पाना या कम पढ़ के ही उसी में से पा जाना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। तो आप कम समय में ज़्यादा सीख सकते हैं। भारत, देखिए एक क्वेश्चन और है, इस तरह क्वेश्चन देखिए हम एकदम छोड़ते नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभी शेख हसीना और मोदी जी के बीच जो है वर्चुअल बातचीत हुआ, तो उसमें कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। तो वहाँ पे जो है मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया मोदी जी द्वारा, जो है बांग्लादेश में मैत्री ऊर्जा संयंत्र, ये एक मैत्री ऊर्जा संयंत्र जिसकी प्रथम इकाई का क्या हुआ, वहाँ पे अनावरण किया गया। और एक जो है दूसरा है 102 कि भारत और बांग्लादेश में तो रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया। कौन सा, रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया।
ये दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार रखिए। मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई और रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम पर्सन हर साल पूछता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 आता ही आता है, और ये मतलब आप यूक्रेन के राष्ट्रपति महोदय को आप लोग जान ही रहे हैं, जेलेंस्की साहब को पूरा चर्चा में रहे हैं साल भर से। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना, ये दोनों को क्या किया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स विश्व की 10 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ है। जो फोर्ब्स की जो है ये सूची आई है। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी की हैं। उर्सुला वान डेर लेयन को दिया गया है। और इसमें 6 क्या हैं, 6 क्या हैं, मतलब ये भारतीय महिलाएं भी हैं, जो 6 लोग हैं। अच्छा, इसमें दूसरा आप देख लीजिए, प्रथम तो ये हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, दूसरा है क्रिस्टीना लेगार्ड, और तीसरा है अमेरिका की जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। उसमें 6 भारतीय महिलाएं भी शामिल की गई हैं, जिसमें प्रथम है सीतारमण, इनको 36वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 36वां स्थान। यहाँ देखिए दिया हुआ है, 6 भारतीयों में से इनको 36वां स्थान मिला। 106 नंबर कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आप लोग एकदम इसको याद रखिए, ये आता है, कई बार आया है। तो नाडी फिजी में जो है ये किया गया इसका सम्मेलन। आपके विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे। और इसकी थीम थी क्या? थीम महत्वपूर्ण थीम ही पूछा जाता है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अब देखिए 107 है, ये पेपर में मैं पढ़ा था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको लिख देना ज़रूरी है। और I2U2 आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो ये देखिए, जिस तरह आप क्वाड देखेंगे कि क्वाड एक समूह है 4 राज्यों का, 4 देशों का, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देश मिलके बनाए क्वाड। वैसे ही I2 और U2 है। I2U2 में कौन है? तो I2 में देखिए इंडिया है, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 देश मिलके जो है क्या हुए हैं, इनके संगठन या इनके समूह को नाम दिया गया I2U2। इनका आपसी जो है जो भी व्यापार से संबंधित बातचीत है वो इसमें होगा। इंडिया, इजराइल, USA और संयुक्त अरब अमीरात देशों का क्या है, ये समूह है। तो अभी तक आपने देखा 107 क्वेश्चन, इसके आगे भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगर इसके पीछे 2 वीडियो बना हुआ है तो आप उसको भी जाके देखें, पहला और दूसरा, और ये तीसरा वीडियो है। वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जो है सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।